IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। ये एक और फिदायन हमला यहाँ पर किया गया है। 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं। और अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट खबरों के सफर को शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हरिचायक इलाके में जोगिंदर नाम के शख्स की लाश मिली। जोगिंदर ही वो शख्स है जिसकी आतंकियों ने सबसे पहले हत्या की थी। शुरुआत में वो लापता था, लेकिन बाद में उसका शव मिला। मुठभेड़ के बाद इसी का मोबाइल आतंकियों के पास मिला था। आपको बता दें, मरने वालों में सीआरपीएफ के 2 और पुलिस का 1 जवान, 2 नागरिक और 2 आतंकी शामिल है। कठुआ में हुए आतंकी हमले पर लोकसभा में जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि आखिर खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। उधर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार रही तो ये होता रहेगा। कांग्रेस ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही तो बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के हमले होते रहे तो जमीनी और कूटनीतिक दोनों तरीकों से जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमलों पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने जिस तरह खुलकर चुनाव में हिस्सेदारी की, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। मुफ्ती ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से ही हो सकता है। मुफ्ती ने पीड़ित परिवारों की मदद का भी भरोसा दिलाया। मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम उठाया है। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित राज्यों में पुलिस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर तक दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने इसके लिए भर्ती में किए जाने वाले जरूरी प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस और लेफ्ट के विरोध के बावजूद कोयला और खनन विधेयक को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई। राज्यसभा में ज्यादातर दलों ने इन विधेयकों का समर्थन किया। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला हिस्सा कमोबेश सरकार के लिए कामयाब रहा, लेकिन 20 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण बिल है, जिसके विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट है। राज्यसभा से 2 महत्वपूर्ण बिल पास होने को केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की ताकत की जीत बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस बिल पास होने में रुकावट पैदा करने में विफल हो गई। जेटली ने कहा कि कई बिल पास हुए और ये सत्र काफी सफल रहा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्यों से बिलों को लेकर कोई बात नहीं की गई। कांग्रेस के साथ लेफ्ट ने भी बिल को लेकर विरोध जताया है। राजस्थान के बाद अब सोनिया गांधी आज हरियाणा के कई शहरों का दौरा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां किसानों से मिलेंगी। इसके अलावा वो बेमौसम बारिश से हुई तबाह फसलों का जायजा भी लेंगी। आपको बता दें, कल सोनिया गांधी ने कोटा में बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों से मुलाकात की थी और फसल के नुकसान का जायजा लिया था। बता दें कि इस महीने भारी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। रेणुका पर एक महिला ने टिकट दिलाए जाने के बदले 1 करोड़ 75 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। हैदराबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रेणुका चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि IBN 7 से इस मामले पर बातचीत करते हुए रेणुका चौधरी ने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। भक्ति और आस्था के इस पर्व को पूरे देश में आज से अगले 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। देश भर के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। अगले 9 दिनों तक जहां एक और माता के भक्त व्रत रखेंगे, वहीं घरों और मंदिरों में भी भजन कीर्तन चलता रहेगा। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक ये नए साल का पहला दिन है। इसे वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बछरावा रेलवे स्टेशन के पास देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस ब्रेक फेल होने के चलते हादसे की शिकार हो गई। ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने के लिए लूप लाइन में उतारने की कोशिश की, जिससे इंजन समेत 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने घायलों का हालचाल जाना। रेल मंत्रालय में कई स्तरों पर भ्रष्टाचार है। ये बात खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मानी है। रेल मंत्री के मुताबिक उनके मंत्रालय में कई स्तरों पर आरोपों भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड के एक सदस्य निलंबित भी हो चुके हैं। प्रभु का कहना है कि सरकार इसे ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। रेल मंत्री राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
3 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान हुए झगड़े में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान मुश्किल में फंस गए हैं। बाल आयोग ने शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शाहरुख खान पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के सामने गाली गलौज की, जिससे उन्हें मानसिक चोट पहुंची। गौरतलब है कि 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के एक आईपीएल मैच के बाद शाहरुख खान की स्टेडियम के स्टाफ से कहासुनी हो गई थी। 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को अभी जेल में ही रहना होगा। लखवी के वकीलों ने लाहौर हाईकोर्ट में उसे हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका दायर की थी। आतंकी लखवी फिलहाल पाकिस्तान के नागरिक सुरक्षा एक्ट के तहत जेल में है। इस एक्ट में उसे अगले महीने तक जेल में रहना है। आपको बता दें कि लखवी को मुंबई हमलों के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन भारत के दबाव में नवाज सरकार अब तक उसे 4 बार हिरासत में ले चुकी है। यूपी सीबीसीआईडी ने लखनऊ के पूर्व एसएसपी प्रेम प्रकाश समेत 9 पुलिस वालों पर बेगुनाह लोगों को जेल भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने 15 जुलाई 2009 में कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी और हमले के मामले में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। 15 जुलाई 2009 को देर रात कुछ लोगों ने रीता बहुगुणा के घर पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उन्होंने मायावती के खिलाफ बयान दिया था। मेरठ के हाशिमपुरा दंगा मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। मई 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में हुए दंगे में 43 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पीएसी के 19 जवानों को आरोपी बनाया गया था। आरोप ये भी है कि गोलीबारी के बाद लाशों को नहर में फेंका गया। इस केस में यूपी सीबीसीआईडी ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए और अब करीब 28 साल बाद अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के आरोपी अमित शुक्ला पर तिहाड़ जेल से ही हफ्ता वसूली करने का आरोप लगा है। इसका खुलासा मुंबई में गणेश नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद हुआ। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक एक प्रोजेक्ट को लेकर एक बिल्डर की पत्नी को 3 से 4 बार फोन आए और उससे 50 लाख रुपए मांगे गए। कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि इसमें एक नंबर गणेश इस्तेमाल कर रहा था तो दूसरा तिहाड़ से अमित शुक्ला। पुलिस के मुताबिक गणेश और अमित पुराने दोस्त हैं। इधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि इस मामले में जेल अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। पुणे में मौजूद महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के डीजी एमएच सावंत को कोर्ट ने 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 58 साल के आईएएस अफसर सावंत पर 4 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और उनके यौन उत्पीड़न का आरोप है। सावंत को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। सावंत पर आरोप है कि वो अपने ससुर की सोसाइटी के करीब मौजूद एक स्कूल की बच्चियों को बरगलाकर उनका यौन शोषण करते थे। पुलिस के मुताबिक सभी पीड़ित बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। यूपी के कुशीनगर में एक टीचर पर साथी के साथ मिलकर 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक छात्रा जब रात में शौच के लिए घर से निकली तभी उसके घर के बाहर घात लगाकर बैठे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने उसे अगवा कर लिया और अपने साथी के साथ मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया। घटना के बाद होश संभालने पर छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान को हराने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 मार्च को भारत से सेमीफाइनल में भिड़ेगी। भारत बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने से क्रिकेट प्रेमियों में खासा जोश है। वाराणसी में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां टैटू बनवा रहे हैं, जबकि कई क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड कप की पूजा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार के बाद पाकिस्तानी टीम को 2 बड़े झटके और लगे। पाक क्रिकेट टीम से 2 बड़े क्रिकेटरों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। कप्तान मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि मिसबाह टेस्ट खेलते रहेंगे, जबकि अफरीदी अब सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलेंगे। यमन में एक बम धमाके में 142 लोगों की मौत हो गई, जबकि 351 लोग घायल हैं। ये धमाका यमन की राजधानी सना में एक शिया समुदाय की मस्जिद में हुआ। धमाके को ISIS के कई आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया। खूंखार आतंकी संगठन IS ने इससे भी भयानक हमलों की धमकी दी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार ने लोगों से खून दान देने की अपील की है। बनारस में रहने वाले फिल्म निर्देशक जैगम इमाम की फिल्म दोज़ख शुक्रवार को रिलीज हो गई। हर तरफ इस फिल्म की काफी सराहना हो रही है। दोज़ख इन सर्च ऑफ हेवन अब कनाडा के हिडन जेम्स फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ये दावा एक अखबार ने किया है। अपने रिश्ते को लेकर खामोश रहने वाले विराट और अनुष्का खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करने लगे हैं।
स्वाइन फ्लू से रिकवरी के बाद अब सोनम कपूर ने फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हो रही है। इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म हेरा फेरी पार्ट 3 में इरफान खान की जगह अब के मेनन नजर आएंगे। इरफान की डेट्स को लेकर आ रही दिक्कत के चलते ये फैसला लिया गया। इस बात की पुष्टि खुद नीरज वोरा ने की। कटरीना कैफ निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में फिरदौस नाम की पाकिस्तानी युवती का किरदार निभाएंगी। इससे पहले कटरीना फिल्म एकता टाइगर में पाकिस्तानी जासूस बनी थी। और आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हुए फटाफट खबर के सफर को शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हरिचायक इलाके में जोगिंदर नाम के शख्स की लाश मिली। जोगिंदर ही वो शख्स है जिसकी आतंकियों ने सबसे पहले हत्या की थी। शुरुआत में वो लापता था, लेकिन बाद में उसका शव मिला। मुठभेड़ के बाद इसी का मोबाइल आतंकियों के पास मिला था। आपको बता दें, मरने वालों में सीआरपीएफ के 2 और पुलिस का 1 जवान, 2 नागरिक और 2 आतंकी शामिल है। कठुआ में हुए आतंकी हमले पर लोकसभा में जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि आखिर खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। उधर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार रही तो ये होता रहेगा। कांग्रेस ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही तो बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के हमले होते रहे तो जमीनी और कूटनीतिक दोनों तरीकों से जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमलों पर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने जिस तरह खुलकर चुनाव में हिस्सेदारी की, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। मुफ्ती ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से ही हो सकता है। मुफ्ती ने पीड़ित परिवारों की मदद का भी भरोसा दिलाया। मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम उठाया है। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित राज्यों में पुलिस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह आरक्षण कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर तक दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने इसके लिए भर्ती में किए जाने वाले जरूरी प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस और लेफ्ट के विरोध के बावजूद कोयला और खनन विधेयक को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई। राज्यसभा में ज्यादातर दलों ने इन विधेयकों का समर्थन किया। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला हिस्सा कमोबेश सरकार के लिए कामयाब रहा, लेकिन 20 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण बिल है, जिसके विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट है। राज्यसभा से 2 महत्वपूर्ण बिल पास होने को केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की ताकत की जीत बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस बिल पास होने में रुकावट पैदा करने में विफल हो गई। जेटली ने कहा कि कई बिल पास हुए और ये सत्र काफी सफल रहा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्यों से बिलों को लेकर कोई बात नहीं की गई। कांग्रेस के साथ लेफ्ट ने भी बिल को लेकर विरोध जताया है। राजस्थान के बाद अब सोनिया गांधी आज हरियाणा के कई शहरों का दौरा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां किसानों से मिलेंगी। इसके अलावा वो बेमौसम बारिश से हुई तबाह फसलों का जायजा भी लेंगी। आपको बता दें, कल सोनिया गांधी ने कोटा में बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों से मुलाकात की थी और फसल के नुकसान का जायजा लिया था। बता दें कि इस महीने भारी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। रेणुका पर एक महिला ने टिकट दिलाए जाने के बदले 1,75,00,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। हैदराबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रेणुका चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि IBN7 से इस मामले पर बातचीत करते हुए रेणुका चौधरी ने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। भक्ति और आस्था के इस पर्व को पूरे देश में आज से अगले 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। देश भर के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। अगले 9 दिनों तक जहां एक और माता के भक्त व्रत रखेंगे, वहीं घरों और मंदिरों में भी भजन कीर्तन चलता रहेगा। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक ये नए साल का पहला दिन है। इसे वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बछरावा रेलवे स्टेशन के पास देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस ब्रेक फेल होने के चलते हादसे की शिकार हो गई। ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने के लिए लूप लाइन में उतारने की कोशिश की, जिससे इंजन समेत 2 डिब्बे पटरी से उतर गए।
हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने घायलों का हालचाल जाना। रेल मंत्रालय में कई स्तरों पर भ्रष्टाचार है, ये बात खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मानी है। रेल मंत्री के मुताबिक उनके मंत्रालय में कई स्तरों पर आरोपों भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड के एक सदस्य निलंबित भी हो चुके हैं। प्रभु का कहना है कि सरकार इसे ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। रेल मंत्री राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गुट की ओर से नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मांझी गुट का आरोप है कि नीतीश सरकार मांझी की नई पार्टी के तमाम नेताओं के फोन टैप करा रही है। यही नहीं, मांझी की पार्टी हम के नेता राजीव रंजन ने ये दावा किया है कि नीतीश सरकार उन लोगों की जासूसी कराने के लिए सीआईडी का इस्तेमाल कर रही है। 3 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान हुए झगड़े में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान मुश्किल में फंस गए हैं। बाल आयोग ने शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शाहरुख खान पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के सामने गाली गलौज की, जिससे उन्हें मानसिक चोट पहुंची। गौरतलब है कि 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के एक आईपीएल मैच के बाद शाहरुख खान की स्टेडियम के स्टाफ से कहासुनी हो गई थी। 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को अभी जेल में ही रहना होगा। लखवी के वकीलों ने लाहौर हाईकोर्ट में उसे हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका दायर की थी। आतंकी लखवी फिलहाल पाकिस्तान की नागरिक सुरक्षा एक्ट के तहत जेल में है। इस एक्ट में उसे अगले महीने तक जेल में रहना है। आपको बता दें कि लखवी को मुंबई हमलों के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन भारत के दबाव में नवाज सरकार अब तक उसे 4 बार हिरासत में ले चुकी है। यूपी सीबीसीआईडी ने लखनऊ के पूर्व एसएसपी प्रेम प्रकाश समेत 9 पुलिस वालों पर बेगुनाह लोगों को जेल भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने 15 जुलाई 2009 में कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी और हमले के मामले में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। 15 जुलाई 2009 को देर रात कुछ लोगों ने रीता बहुगुणा के घर पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उन्होंने मायावती के खिलाफ बयान दिया था। 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी है, लेकिन बोली के 15वें दिन नीलामी की रकम घटकर 1,05,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 14वें दिन ये रकम 1,07,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। केंद्र सरकार को अनुमान था कि 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से उसे कम 82,000 करोड़ रुपए हासिल होगा, लेकिन फिलहाल बोली उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चल रही है। नीलामी की ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। मेरठ के हाशिमपुरा दंगा मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। मई 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में हुए दंगे में 43 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पीएसी के 19 जवानों को आरोपी बनाया गया था। आरोप ये भी है कि गोलीबारी के बाद लाशों को नहर में फेंका गया। इस केस में यूपी सीबीसीआईडी ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए और अब करीब 28 साल बाद अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान को हराने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 मार्च को भारत से सेमीफाइनल में भिड़ेगी। भारत बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने से क्रिकेट प्रेमियों में खासा जोश है। वाराणसी में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां टैटू बनवा रहे हैं, जबकि कई क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड कप की पूजा कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से अपनी टीम के हारने से पाकिस्तान के लोग गुस्से में आ गए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने कई जगहों पर टीवी सेट तोड़ डाले और अपनी टीम के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में अपनी टीम के गैर जिम्मेदाराना खेल को लेकर काफी नाराजगी है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 214 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार के बाद पाकिस्तानी टीम को 2 बड़े झटके और लगे। पाक क्रिकेट टीम से 2 बड़े क्रिकेटरों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। कप्तान मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि मिसबाह टेस्ट खेलते रहेंगे, जबकि अफरीदी अब सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलेंगे।